विशुद्ध अपराधी थे, तो और अपराध करते करते राजनीति में आ गए। भाग ने उसका साथ दिया, समाज ने उसका साथ दिया, और जो है वो तंत्र का भी साथ लिया। विधायक बनता गया, 5 बार विधायक हुआ, 1 बार सांसद हुआ। लेकिन जो है उसकी नींव तो जो है कुल अपराध की उस पर थी। जैसे ही बम फेंका जाता है, अतीक अहमद तुरंत ज़मीन पर गिरते हैं। फिर अतीक अहमद आरोप लगाना शुरू करते हैं कि पुलिस ने, और बेशकरी आरोप में मुझ पर था कि ये मैं उनकी हत्या कराना चाहता था। बहन जी की सरकार थी और अतीक अहमद के जो दफ्तर को गिराने की कार्रवाई हुई थी, उसकी अगुवाई आप ही ने की थी एसपी सिटी रहते। वो क्या घटना थी सर? रास्तों पर समुचित पुलिस बल लगा करके, जेसीबी वगैरह लगा करके सवेरे से लेकर के सायंकाल तक इनके अवैध पोर्शन को गिरा दिया गया। सिविल लाइंस में वो गाड़ी पार कर रहा था, अतीक के भाई अशरफ, वो भी गाड़ी पार कर, कुछ पार्किंग को लेकर के विवाद हो गया। लोग तमाशबीन देख रहे थे, लेकिन किसी की एक शब्द बोलने की, विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। और विरोध करते क्या, अभी उनके विरोध का विरोध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखी गई थी। पहले स्टॉकिज के पीछे करोड़ों की ज़मीन थी, उसको कब्जा कर लिया था। मैडम सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया, और जहाँ तक मुझे जानकारी है रीता बहुगुणा जोशी इसमें आई, तब जा कर के वो ज़मीन उनको वापस हुई था। उसके बगल में जो है जहाँ अमर उजाला है, वहाँ भी गांधी परिवार की ज़मीन है, वो भी वो हड़प करता। उसके सामने एक आईजी सीआरपीएफ बैठे थे, बिहार के रहने वाले थे। वो अपने लड़के की सिफारिश कराने आए थे, आईजी साहब। आईजी साहब, अच्छा, माननीय मुलायम सिंह से, और बावर्दी थे। 7 अगस्त 2002 ये वो तारीख है जब अतीक अहमद को प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया गया और उसके ऊपर बम से हमला हो गया। पूरा कोर्ट परिसर धुआं हो गया, भगदड़ मच गई, लोगों में हड़कंप मचा। और इस घटना के बाद आरोप लगा एक स्थानीय पुलिस अधिकारी पर कि उस पुलिस अधिकारी ने अतीक अहमद को मरवाने की साजिश की। हालांकि बम से हमला करने वाले से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि यह हमला पुलिस अधिकारी ने नहीं, बल्कि अतीक अहमद ने खुद अपने ऊपर कराया था ताकि वो बच सके। और इस तरह के तमाम ऐसे किस्से हैं जिस किस्सों को समझने के लिए हम प्रयागराज के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी से मिलने आए हैं। ये प्रयागराज में एसपीआरए रहे, एसपी सिटी रहे, एसएसपी रहे, और प्रयागराज में ही पुलिस विभाग में आईजी रेंज के अधिकारी रहे, और अपने पूरे करियर का लंबा समय इन्होंने प्रयागराज में बिताया है। लालजी शुक्ला साहब हमारे साथ हैं। लालजी शुक्ला साहब, स्वागत है आपका ललन टॉप पर। आपने बहुत लंबा समय, चूँकि आमतौर पे आईपीएस में जो लोग होते हैं उनका ट्रांसफ़र अलग अलग जगहों पर होता है, लेकिन आपने बहुत लंबा समय प्रयागराज में बिताया। अतीक अहमद को अतीक बनते हुए भी शायद आपने देखा, उसकी आर्थिक ग्रोथ को देखा आपने, उसके राजनीतिक ग्रोथ को देखा। कुछ ऐसे वाक़ये, मैं शुरुआत करना चाहूँगा उस घटना से जब अतीक ने आपको फंसाने की कोशिश की। क्या हुआ था उस दिन? बात 7 अगस्त 2002 की है। 2-3 प्रकरण में अतीक अहमद को पुलिस सुरक्षा में न्यायालय में रिमांड हेतु प्रस्तुत करने के लिए कारागार नैनी से लाया गया था। तो जब ये वज्रवाहन से उतरे, उसी समय एक बम फेंका जाता है, धुआं वगैरह हो जाता है। जैसे ही बम फेंका जाता है, अतीक अहमद तुरंत ज़मीन पर गिरते हैं। उस घटना में एक सब इंस्पेक्टर और जो फोर्स थे, सब इंस्पेक्टर को बम के छर्रे भी लगे थे। फिर अतीक अहमद आरोप लगाना शुरू करते हैं कि पुलिस ने, और बेशकरी आरोप में मुझ पर था कि ये मैं उनकी हत्या कराना चाहता था। इस तरह का आरोप सुन करके वहाँ भीड़, एक घटना गंभीर थी ही, कचहरी परिसर में सरेआम दिन दहाड़े वकील और अन्य लोगों की काफ़ी अधिवक्ता गण की काफ़ी भीड़ हो गई, और जो है पुलिस के विरोध में लोग आक्रोशित थे। मैं उसमें अपने कार्यालय में
चौक में कोतवाली परिसर में मेरा कार्यालय था, पता चला, मैं पहुंचा। वकीलों ने कहा कि ये है, आरोप है। मैंने तब तक पत्रकार और जो है चैनल के लोग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये अतीक आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो है उनकी हत्या के लिए सारा प्रयास किया, साजिश रची है। तो इस असत्य भाषण को सुन करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने कहा इस प्रकरण में मैं और इलाहाबाद की पुलिस उतनी ही पवित्र है जितना गंगा जल पवित्र है। पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं। उस घटना के बाद अतीक अहमद को ये सारण ले जाया गया पुलिस सुरक्षा में ही। अतीक अहमद इमरजेंसी में एडमिट हुए, वहाँ से भी उन्होंने बाइट दिया और मेरे खिलाफ आरोप उन्होंने लगाए। अतीक अहमद को कोई ख़ास चोट नहीं थी, सिर पर जो है एक रगड़ का निशान था जो उन्होंने ज़मीन पर लेटा था बचने के नाम पर। हाँ, फर्श पर। पकड़ा गया व्यक्ति इखलाक था, नवाबगंज साइड का रहने वाला था। उसको लोग मारपीट भी दिए थे। इस दौरान ये होता है कि ये सारण में काफ़ी भीड़ हो गई और सूरजकुंड, कोतवाली, शाहगंज, खुलदाबाद, धूमनगंज क्षेत्रों में काफ़ी लोग एकत्रित होकर के हिंसा पर उतारू हो गए। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और यथा योग्य कार्यवाही करके सब नियंत्रित किया। कुछ आगजनी भी किए थे। सब में अभियोग पंजीकृत हुआ और सब अतीक अहमद का ही नाम लेकर के कि वो अतीक अहमद के अबेटमेंट पर अतीक अहमद के उकसावे पर एक घटना हुई थी सारी। सब में मुलजिम अतीक अहमद के 120वीं में मुलजिम अतीक अहमद बने। जब इखलाक से पूछताछ की तो उसने इस घटना का रहस्योद्घाटन किया। उसने बताया कि अतीक अहमद ने हमको बुलवा करके अपने भाई और अपने पिता हाजी फ़िरोज़ और भाई अशरफ के माध्यम से बुला करके वो करके अपने बचाव में हल्का घातक माने हल्का बम फेंकवाने की योजना बनाया जिससे कि घटना घटित हो जाए और कोई क्षति न हो। और ये सारी व्यवस्था उनके भाई अशरफ ने और हाजी फ़िरोज़ ने अतीक अहमद की सहमति सबसे मिल कर के किया और उसी क्रम में मैंने ये काम किया। जब और पूछा जानकारी उससे ली गई तो उसने बताया कि उसके भाई की हत्या 1995 में कचहरी में हुई थी। हमला करने वाले की? हाँ, हमला करने वाले का। हाँ, भी उसकी घटना बताता हूँ आगे। और इस तरह से जो है तो उन्होंने अपने भी बचत का दो तरह से कि जो उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, जेल में बंद हैं और जेल से निकल नहीं पा रहे हैं, एक तो पुलिस का दबाव कम हो जाएगा, पुलिस बैकफुट पर आ जाएगी, मेरे खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी, मैं ट्रांसफ़र कर दिया जाऊंगा और उससे समझौता हो जाएगा तो इखलाक के भाई अख्तर की जो हत्या हुई थी 95 में, उसमें भी वो छूट जाएंगे। तो फिर उसने ये बयान मीडिया को दिया, इखलाक ने पत्रकार वार्ता में दिया, सबको बताया। और इकबालिया बयान भी जो अपना दिया माननीय न्यायालय में धारा 164 CRPC के अंतर्गत, उसमें भी उसने यही बात बताई है, जो तथ्य था बताया। अब इससे जो है अतीक ही खुद बैकफुट पर आ गए कि उनका जो है
षड्यंत्र जो है, उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने अन्य प्रकरण में बेल भी नहीं डाली, जमानत नहीं डाला है जब तक सरकार बदल नहीं गई, और रिमांड अपनी बनवाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल हुआ। उनके आगे की रिमांड की कार्यवाही जेल में ही होती रही। ये घटना तो जब होगी तब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे होंगे 2002 में। नहीं, उस 2002 में तो बहन जी की सरकार थी, माननीय अच्छा हाँ, माननीय मायावती जी की। अब रही बात कि उसके भाई की हत्या की घटना, ये 4 अप्रैल 1995 की बात है। अख्तर नवाबगंज का रहने वाला, ये भी 1 लाख का सगा भाई था। वो किसी प्रकरण में हत्या या किसी प्रकरण में बंद था, कचहरी में पेशी के लिए लाया गया था। पेशी उसी कचहरी में, इसी इलाहाबाद की कचहरी में, और जब पेशी के लिए लाया गया तो उतर रहा था, उसी समय अतीक ने अपने लोगों को भेज करके पुलिस कस्टडी में आक्रमण करवाया, फायरिंग करवाया। उसमें अख्तर मारा गया था, और जो उसकी सुरक्षा में पुलिस आई थी उसने बचाव में फायर किया, काउंटर फायरिंग की। उसमें फायरिंग करने जो आए थे उसमें 2 मारे गए थे, जहाँ तक मुझे याद है 2 लोगों को मारे गए थे। तो इस तरह से जब इसका मुकदमा पंजीकृत हुआ थाना कन्नरगंज पर, तो विवेचना के दौरान अतीक का नाम आने लगा। अतीक माननीय उच्च न्यायालय में याचिका वगैरह दाखिल किए। माननीय उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण की सीबीआई से तफ्तीश का आदेश कर दिया। सीबीआई तफ्तीश करने लगी। सीबीआई के तफ्तीश के बाद भी इनका 120 में नाम आया, प्रमाणित हुआ, एविडेंस मिले। चार्जशीट इनके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में दाखिल हुई। सीबीआई कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा था। तो ये कि अगर 1 लाख को मिला लेते हैं तो उस ट्रायल से भी बचेंगे और हमारा ये काम भी हो जाएगा, पुलिस के दबाव से बचेंगे। तो इन्होंने ये काम कराया। तो ये पुलिस कस्टडी में पहले भी हत्या कराए थे, अब इस बार पुलिस कस्टडी में अपने ही ऊपर वो करा लिए, जिससे मतलब जो तरीका इनको लगता था कि इससे इनका हित होगा वो अपनाने का प्रयास करते थे। लेकिन अब इस प्रयास में वो असफल हो गए और इस बार पुलिस कस्टडी में ही मारे भी गए। हाँ, इस बार पुलिस कस्टडी में मारे भी गए। वो तो जो परिणाम है सबके सामने है। अच्छा, बड़ा दबाव हो गया होगा आपके ऊपर, तनाव हो गया होगा? कोई दबाव नहीं। क्या आरोप लग गया है? नहीं, कोई फट गया? कोई किस बात, वही तो बताया ना कि मुझे उस अफसोस हुआ और आवेश भी आया कि ये असत्य आरोप। तो मैंने जो आपको बताया ना कि मैंने कहा कि इलाहाबाद की, मैं और इलाहाबाद की पुलिस इस मामले में उतनी ही पवित्र है जितना गंगा का जल पवित्र है। गंगा जल जितना पवित्र इलाहाबाद की पुलिस और मैं हूँ। इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, पहली बार उसके बाद जब, क्योंकि अब देखिए एक साथ इन थाना क्षेत्रों में घटना होना, ये स्वयं प्रमाणित करता है कि ये सुनियोजित घटना थी। स्वस्फूर्त भीड़ नहीं थी, सबका था कि इस तरह से होगा, फिर अटैक करना जिससे कि पुलिस एकदम डिफेंस में आ जाए, बैकफुट पर आ जाए। लेकिन पुलिस बैकफुट पर नहीं, पुलिस फ्रंट फुट पर रह करके फाइट की, लोगों के खिलाफ कार्यवाही की, त्राही करने लगे और ये उतने मुकदमे इन पर और लद गए। एक घटना करवाए और कई घटनाएं हुई, उन सब में मुलजिम हो गए। पहली बार आप पोस्टेड कब हुए थे प्रयागराज में? मैं 1995 में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वाबा, जो वर्तमान में कौशाम्बी, उसके पद पर तैनात हुआ था जी। तो उस वक्त से लेकर अब तक अतीक को कैसे बढ़ते देखा? कुछ ऐसी कोई घटना हो, जैसे मुझे पता चला कि आपने, बहन जी की सरकार थी और अतीक अहमद के जो दफ्तर को गिराने की कार्रवाई हुई थी उसकी अगुवाई आप ही ने की थी एसपी सिटी रहते हुए। वो क्या घटना थी सर? देखिए, इनके खिलाफ कार्रवाई की अनेकानेक घटनाएं हैं। आपने अतीक के उस शकिया दफ्तर की बात किया है, ये 2002-2003 की बात है। गैंगस्टर एक्ट में बंद थे।
ये मुझे संज्ञान में आया कि इनका ये दफ्तर जो है नक्शा के अनुरूप नहीं है और मापदंड के अनुरूप नहीं है, गलत बना है। तो इससे इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से पत्राचार किया गया। अंतोगत्वा विकास प्राधिकरण ने इनके अवैध पोर्शन को डिमॉलिश करने का आदेश पारित किया। जब डिमॉलिशन आदेश पारित हुआ तो इन्हें पता चल गया। इन्होंने कोर्ट में जो है माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया कि हमको सुना नहीं गया, ये नहीं किया गया, तमाम कारण। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसका निस्तारण इस डायरेक्शन के साथ किया कि आयुक्त इलाहाबाद इनको समुचित सुनवाई और इनका पक्ष जान करके तथ्यों के आधार पर निर्णय करें डिमॉलिशन के बारे में। और तब तक उस आदेश को उसको निरस्त कर दिया, स्टे हो गया उस पर। तो आयुक्त इलाहाबाद ने सुनवाई किया। सुनवाई करने के बाद यह पाया कि इनका ये निर्माण गलत है। इन्होंने डिमॉलिशन का आदेश पारित किया और फिर वो उस डिमॉलिशन आदेश को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे सुपुर्द किया गया, मुझे सौंपा गया। प्रयागराज इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण और पुलिस बल के साथ जा कर के फिर मैंने, क्या माहौल था वहाँ? पूरा पहले रास्तों पर समुचित पुलिस बल लगा करके, जेसीबी वगैरह लगा करके सवेरे से लेकर के सायंकाल तक इनके अवैध पोर्शन को गिरा दिया गया। अतीक जेल में थे? और अतीक जेल में थे। उस समय ये मकान रहने लायक नहीं रह गया था। और जहाँ तक माहौल की बात है, लोग तमाशबीन देख रहे थे, लेकिन किसी की एक शब्द बोलने की, विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जो काम हो रहा था नियमानुसार हो रहा था। और विरोध करते क्या, अभी उनके विरोध के उनके विरोध का विरोध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखी गई थी। मतलब कोई आगे आता तो पुलिस उसका इलाज कर देती? अरे जब और हम ही कह रहे हैं कि वो तो उतनी व्यवस्था करके तो गए ही थे। अच्छा, कोई और ऐसा वाकया आपको याद हो पूरे इस आपके प्रयागराज के मतलब अपनी ड्यूटी के दौरान, जिसमें अतीक अहमद ने कुछ ऐसा किया हो आपके खिलाफ, लोगों के खिलाफ, या आपने उस पर कोई कार्रवाई की हो बड़ी? मेरे खिलाफ क्या करेंगे, किस बात का करते हैं भाई? वो किसी वो मेरे खिलाफ तो करने का कोई सवाल नहीं था। रही बात यह है कि वो विशुद्ध अपराधी थे, तो और अपराध करते करते राजनीति में आ गए। भाग्य ने उसका साथ दिया, समाज ने उसका साथ दिया, और जो है वो तंत्र का भी साथ लिया। विधायक बनता गया, 5 बार विधायक हुआ, 1 बार सांसद हुआ। लेकिन जो है उसकी नींव तो जो है कुल अपराध की उस पर थी। हत्या करना, करवाना, ज़मीन कब्जा करना, मकान कब्जा करना, बेदखल करना, सारा काम इसी से वो चला। टेंडर लेना, टेंडर दिलाना, ये सब चलता रहा। जनपद इलाहाबाद में तैनात होने के बाद 1996 में मैं तो उसमें SPRA द्वाबा था। 19 जनवरी 1996 को इसके भाई अशरफ ने एक अशोक साहू की हत्या कर दी सिविल लाइंस में। अशोक साहू की कोई गलती नहीं थी। सिविल लाइंस में वो गाड़ी पार कर रहा था, अतीक के भाई अशरफ, वो भी गाड़ी पार कर, कुछ पार्किंग को लेकर के विवाद हो गया। उसे नहीं पता था कि अशरफ अतीक के भाई हैं। अतीक का अपराध की दुनिया में बोलबाला हो गया था। धन बल, बाहुबल, सब राजनीतिक बल, सब बल उसको करीब करीब प्राप्त हो गए थे, क्योंकि वो तीसरी बार विधायक बन चुका था। 89,
89 में बना था, 91 में बना था, 93 में बना था, तो तीसरी बार वो विधायक चल रहा था। तो जब उसे पता चला अशोक साहू को, तो जाकर के अतीक से माफ़ी वगैरह भी मांगा, अशरफ से भी माफ़ी मांगा, लेकिन ये इस तकरार को अतीक ने अपने शान के खिलाफ समझा। तो उसे बड़ा बुरा लगा, कहा तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन जाओ। वहाँ से आया। उसके बाद ये शाम का बात है 19 जनवरी को कि अशरफ ने अपने साथियों के साथ हत्या कर दिया, और इस सारी हत्या की प्लानिंग अतीक ने की। इधर हत्या होती है, हत्या होने से पहले अशरफ को इल्लीगल आर्स में, कट्टा में, जनपद चंदौली के थाना चंदौली में गिरफ्तार दिखवा दिया जाता है। किसी अन्य को से बरामदगी, गिरफ्तारी, रिमांड की कार्यवाही, सब सारी चीज़ें सब गलत रूप से और पेपरबाजी अच्छी कर ली गई। हाँ, थाने में तो ये षड्यंत्र पूर्वक। उस समय एक इंस्पेक्टर साहब थे, वो भी इसी इलाहाबाद के रहने वाले थे, अतीक से उनके अच्छे संबंध थे। जो भी हो, अतीक तो हमेशा संबंध का, धन का, जो जिस फन में हो उस फन की जो है, उसके शौक की पूर्ति करके अपना काम कराता था। उसका नुकसान तो कुछ था नहीं। तो जब मुकदमा कायम हुआ, तफ्तीश शुरू हुई, ये बात आई, ये तो वहाँ अरेस्ट दिखा दिया है। तो जब तफ्तीश शुरू हुई तो एविडेंस आया कि वो फर्जी था। वो कायदे से उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ। इसे लगा कि अब तो फंस जाएंगे, हम भी फंसे और भाई तो फंसे ही फंसा है। तो माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दिया, FIR क्वेशिंग और अरेस्ट स्टे का। माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जब वहाँ सुनवाई हुई, ये बात आया कि ये याचिका खारिज हो जाएगी। तो इनके अधिवक्ता महोदय ने याचिका वापस ले लिया, जिससे कि फर्दर याचिका दाखिल करने का अवसर मिले। अब जब ये याचिका वापस ले लिया तो उस समय प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था और केंद्र में सरकार थी, संवित सरकार थी। माननीय मुलायम सिंह जी उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे। तो इन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अतीक अहमद ने इस अभियोग की विवेचना CBCID को ट्रांसफ़र करा दिया। तो तत्काल गिरफ्तारी टल गई। लेकिन एविडेंस इतने पक्के थे, ला दिए गए कि उसकी जब तब विवेचना हुई तो CBCID ने उनको पूरा पाया और अतीक अहमद को प्रथम दृष्टया इसमें आरोपित पाया। उसकी विवेचना श्री धीरेन्द्र राय निरीक्षक कर रहे थे, इलाहाबाद से हो रही थी। उस समय SSP थे श्री रजनीकांत मिश्रा जी। उन्होंने उनसे कहा कि सर अतीक की गिरफ्तारी होनी है और हम अधिपत्र देते हैं। तो SSP साहब हमको बुलाए। मैं उसमें पुलिस अधीक्षक जमुना पार था। क्या शुक्ला जी गिरफ्तारी होने, कहा गिरफ्तारी हो जाएगी। यद्यपि पुलिस अधीक्षक नगर अभय कुमार प्रसाद थे, डायरेक्ट IPS थे, तेज थे, सक्षम थे, लेकिन वो विश्वास मुझ पर किए। फिर उनको बुलाया गया कि आप तो पुलिस लाइन से किसी को गिरफ्तारी होना था, पता चलता तो कौन कहाँ सूचना देता। इसलिए जो है पुलिस को बल को इकट्ठा किया गया, किसी को पता नहीं कहाँ जाना है, और लेकर के चले। और तब तक जब पहुंच गए तब पता चला, यहाँ रोके और तुरंत हम 3 लोग केवल अंदर गए।
चकिया वाले घर पे? हाँ हाँ, इसी जो ऑफिस जी। हम 3 लोग गए, मैं आगे आगे, हमारे पीछे अभय कुमार प्रसाद, उनके पीछे इंस्पेक्टर धीरेन्द्र राय। अतीक बैठे हुए थे, बड़ी टेबल, वो कुर्ता लुंगी पहने हुए, बड़ी मेज, उसके सामने एक आईजी सीआरपीएफ बैठे थे, बिहार के रहने वाले थे। वो अपने लड़के की सिफारिश कराने आए थे, आईजी साहब। आईजी साहब, अच्छा। मानी मुलायम सिंह से, और बावर्दी थे। अच्छा। इन यूनिफॉर्म थे। तो जैसे होता है, उनको कहा कि विधायक जी आप गिरफ्तार किए जाते हैं। कुछ नहीं बोला, कहा लो साहब गिरफ्तार हो रही है। चेहरे पे कोई भाव नहीं रहता था, टेंशन नहीं होता था? नहीं, अब वो है, कर क्या सकता था? आदत हो चुकी है। नहीं, उसमें कर क्या सकता था? चिल्ला भी नहीं सकता था। ऑफिस में एकदम 10-20 लोग थे, लेकिन वो बेबस हो गया ना, बेबसी में आदमी उसको ले गए, एक तरह से टांग करके, हाथ में एक हाथ में हम पकड़े, एक हाथ वो पकड़े, और ले करके आए, गाड़ी में बैठाए, लेके आए सिविल लाइन्स थाने। वहाँ वो किए, रात में रिमांड बनवाए, जेल चले गए। इस तरह से अच्छा, आपने अब बताया आईजी साहब बैठे हुए थे घर पे सिफारिश लेकर के। हम लोग कई बार कहानियाँ सुनते हैं कि पुलिस वालों को भी जो है ना, इन्होंने बहुत सेट करके रखा था। बहुत से पुलिस वाले ऐसे थे जो इनको कोई घटना होती थी तो सबसे पहले बता देते थे, सूचना कर देते थे। इस तरह का भी वाकया होता था क्या? ये सिस्टम है, ये तंत्र है, पुलिस तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, तमाम तंत्र जो बने हैं। अगर तंत्र में बैठा व्यक्ति जो है लोभी हो, भ्रष्ट हो, तो वो उसके जो है दुरुपयोग करें, गिरने की कोई सीमा थोड़ी ना होती है। तो इससे वो है, इसी का तो फायदा अपराधी लेता है, असामाजिक लेता है, माफिया लेता है, भ्रष्टाचारी लेता है। अगर सभी लोग अपनी ड्यूटी राइट करें, नियमानुसार करें, तो अपराध क्या, कोई चीज़ गलत समाज में हो ही नहीं सकती है। राजनीति से लेकर के सब, अगर जो है कुमार्गी न हो, ये कुमार्ग है, सब कुमार्गी होते हैं, तब ये होता है। तो वो जो है, मैंने बताया ना कि वो जो जिस फन में का, जिस शौक़ का शौकीन होता था, उसकी शौक़ पूरी करता था। अच्छा, एक एफआईआर अशरफ के खिलाफ भी दर्ज है, एक लड़की के रेप का, यही प्रयागराज के 2007 का मामला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वो आपके संज्ञान में है क्या? कौन सा मामला? किसी लड़की के साथ उसको स्कूल से उठा करके रेप करने का। और कहाँ से? स्कूल से उठा करके। नहीं, वो मदरसा कांड है। मदरसा कांड, वो 2007 का मामला है। उसमें मदरसे में लड़कियां पढ़ रही थी, करेली का मामला है। तो अशरफ के आदमी उसमें थे, ले गए। फिर इसी के बाद आप सच पूछिए तो अतीक और अतीक के परिवार का पतन शुरू हुआ है 2007 के मदरसा कांड के बाद। मुस्लिम्स काफ़ी इनके खिलाफ हुए। 2005 में राज्यपाल की हत्या किया, उसके बाद जो है चुनाव हुआ, चुनाव में अशरफ जीत गया। फिर है तो अपराधी, इसके लोग कर गए है। उसमें विवेचना में जो हुआ मैं नहीं बता सकता इसमें, लेकिन पूरा जो है, पूरी भूमिका अशरफ की थी। अशरफ के आदमी थे, अतीक उनको बचाने में थे। तो पाप का घड़ा भरता ही है। मैं तो नहीं, उसके बाद तो कोई 2004 में सांसद बने और 2009 में उनकी सांसदी ख़त्म हुई। उसके बाद कोई भी चुनाव न अतीक जीते हैं न अशरफ जीते हैं। वो लगा गया, वो मुकदमा कायम हुआ था। अच्छा, इतना लंबा फासला, 1979 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ, 2023 में पहले मामले में सज़ा हुई।
पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई करती थी, कोर्ट में ढिलाई हो जाती थी, या पुलिस के ही प्रोसीडिंग में इतनी ढिलाई रहती थी कि ऊपर तक मामला जाते जाते कमज़ोर हो जाता? देखिए, इसमें कई बातें हैं। मुकदमे दर्ज होते हैं, पुलिस कार्यवाही करती है, उसके बाद आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट में आरोप पत्र और फाइनल रिपोर्ट दोनों साबित है कि आरोप पत्र जाता है, ट्रायल के लिए जाता है। ट्रायल में बहुत विलम्ब होता है, बहुत विलम्ब होता है, और उस विलम्ब का फ़ायदा कभी भी वादी पक्ष को नहीं मिला है आज तक। अपराधी माफिया चाहता है कि ट्रायल में जितना विलम्ब हो सके, उस विलम्ब का फ़ायदा अपराधी को ही मिलता है, कभी भी वादी पीड़ित पक्ष को नहीं मिलता है। एक तो ये है, एक तो ट्रायल विलम्ब से होता है, और जो कंटेस्टेड केस होते हैं या जिसमें सज़ा मिलने की संभावना रहती है, उसको अपराधी नोइंगली डिले करा देता है। जिस दिन गवाह गवाही को आएगा, उस दिन कोई न कोई कारण लगा के उसके अधिवक्ता महोदय बीमार हो जाएंगे, कुछ करा जाएंगे, हड़ताल हो जाएगी, तमाम अनेकानेक कारण होंगे, अभियुक्त का ही जो है मेडिकल लग जाएगा या जो बीमार है तो टलता है। जब ज़्यादा विलम्ब होगा तो समय के साथ परिवादी की, शिकायतकर्ता की, वादी की, गवाह की, घटनास्थल की परिस्थितियां बदल जाती हैं, स्मरण शक्ति बदल जाती है। ये सामान्य बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, बड़े से बड़े केस की बात कर रहा हूँ। स्मरण शक्ति भी इतनी नहीं रहती है कि वो एकदम जो है, आज का समय तो मान लीजिए है, याद वीडियो देख लिया, वो कर लिया, तो उस सब का फ़ायदा क्रॉस एग्जामिनेशन में, बयान में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, जिसको मेन और क्रॉस दोनों कहते हैं, में कुछ ऐसे तथ्य उनके बचाव पक्ष के वकील निकलवा लेते हैं जो उसके पक्ष में जाता है, तो इंटरप्रिटेशन होता छूट जाता है। अच्छा, अभी आपने ज़मीन का जिक्र किया था। अभी एक मिनट उस पर जब आपने शुरू किया है, इसके जितने मुकदमे हुए हैं उन सब में कुछ ऐसा ही रहा। इस दौरान अपराधी हर प्रयास करता है, धमकाता है, मरवाता है, गवाह को तोड़ता है, धन देता है, लोभ देता है, दबाव देता है, होस्टाइल करा देता है। तो जब गवाही होस्टाइल है तो न्यायालय सज़ा भी देना चाहे तो कैसे देगी? तमाम ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि न्यायालय मजबूर हो जाती है, जानते हुए है। पर्सनल संज्ञान ट्रायल में कोई काम नहीं करता है, पर्सनल संज्ञान पर कोई सज़ा नहीं होती है। ऐसे एक प्रकरण आपको बताऊंगा। तमाम अतीक के तमाम मुकदमों में दबाव में, धमकी में, पैसे में वादी और गवाह सब होस्टाइल हो गए। और तो और खुलदाबाद में एक गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ था, ट्रायल हुआ। उस समय एक इंस्पेक्टर साहब थे जो उस गैंगस्टर के वादी थे। उन्होंने अदालत में कहा था, अब वो जजमेंट तो मेरे पास नहीं है, क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि ये मुकदमा हमने अपने स्वयं से नहीं कायम कराया, अधिकारियों के दबाव में कायम कराया था। अच्छा। और वो गैंगस्टर से छूट गया था। तो ये है। वो इंस्पेक्टर साहब डिप्टी एसपी होकर के रिटायर हुए, वो हुए चले गए, मधुर संबंध भी है उन्हें। 2001 की बात है, एक जावेद इकबाल बसपा का नेता था। 2002 का चुनाव आने वाला था। वो बड़े मजबूती से चल रहा था, पश्चिमी से, शहर पश्चिमी से, इलाहाबाद शहर पश्चिमी से विधायकी का चुनाव अतीक के खिलाफ लड़ेगा।
उसकी फॉलोइंग भी ठीक ठाक थी, बसपा का सपोर्ट रहता। तो अतीक अहमद ने उस पर जानलेवा हमला 29 जनवरी 2001 को कराया, जिस दिन बसंत पंचमी, महाकुंभ की बसंत पंचमी का त्यौहार था, करेली थाना क्षेत्र में। उसका एक गनर मारा गया, प्राइवेट गनर। मुकदमा कायम कराया। अतीक अहमद जो है षड्यंत्र में उनका एविडेंस आया। अतीक अहमद उसमें जेल में भी गए और अंत में जब चुनाव आया, चुनाव से कुछ दिन पहले मेरा स्थानांतरण भी हो गया चुनाव के कारण। अतीक अहमद ने उसको धमकाया, उसको वो किया। जावेद इकबाल जा कर के कोर्ट में गवाही दिया उसके पक्ष में और अपने द्वारा लिखाई गई तहरीर को झूठा साबित कर दिया। तो अतीक के पक्ष में जावेद ने वो गवाही दे दी? जिसने मुकदमा लिखाया मर्डर का, वही पक्ष, जिसका एक गनर मारा गया, उसको इतना भी उसमें ईमान नहीं रहा कि एक आदमी ने उसके लिए जान दिया, नहीं तो वही मरा होता। वो बचा था, किसी बाल बाल बचा था, मरवाने का इंतजाम इसका था। वो होस्टाइल हो गया। ऐसे ही तमाम मामले हैं जिसमें किया गया। उमेश पाल का ही अभी जो इसमें करंट चल रहा है, उमेश पाल को ही पकड़ करके अपहरण करके उससे राजू पाल के मामले में बयान करा लिया गया था उसको, और 3-4 लोगों को होस्टाइल कराया गया। तो ये माफिया की एक नोन और टैक्टिक्स है कि वो कैसे इन अपराधों से बचेगा। वो धन बल, बाहुबल, सारे बल प्रयोग करके, राजनीतिक बल, जितने बल होते हैं वो सब प्रयोग करते हैं, जब तक कि उसका अन्य बल उस पर काम नहीं करता है। अच्छा, झलवा इलाके में 12.5 बीघा ज़मीन का कब्जे का मामले में सूरज कली नाम की एक महिला ने लंबे समय तक मुकदमा लड़ा। उनके पति गायब हो गए थे सर, और मुकदमे के टाइम भी आप तमाम जो प्रोसीडिंग्स हुई उसमें आप यहाँ पे थे। कहाँ उनके पति गए कुछ पता नहीं चला। झलवा की सूरज कली, ये पहले की बात है। सूरज कली के पति का नाम था ब्रिजमोहन, उसको बुच्चा बुच्चा कहते थे। इस पर 12-12.5 बीघा खेत था, प्राइम लोकेशन पर। अतीक अहमद को पैसे की बड़ी भूख थी, क्योंकि तांगे वाले का लड़का था, अभाव में जिया था, शौक में अपराधी बना, पढ़ सकता नहीं था। तो उसकी ज़मीन को हड़पने का इसने कुचक्र किया। एक मानिक चंद श्रीवास्तव थे और शिवकोटी सहकारी समिति थी, आवास समिति शिवकोटी के। अतीक ने अपने लोगों के साथ उस ब्रिजमोहन का अपहरण करा लिया और जैसे तैसे वो ज़मीन जो है शिवकोटी सहकारी समिति के नाम करा दिया। ज़मीन नामांतरण भी कराया, सब कुछ करा लिया। ब्रिजमोहन लौट के नहीं आया। फिर अतीक उस ज़मीन को उस सहकारी समिति से अपने लोगों के नाम करा करके प्लाटिंग बेचना सब शुरू किया। सूरज कली, उसके 2-3 बच्चे थे। तो जब मैं था तो ये प्रकरण आया, तो फिर मैंने मुकदमा दर्ज कराया। उसके पति के गायब होने का भी मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उस पर जो है उस पर कार्रवाई हुई। सूरज कली हिम्मत नहीं हारी है। फिर 2002 में जब ये विधायक हो गया था तो इसकी फिर गिरफ्तारी हुई है। ये तब
विधायक आवास से गिरफ्तार करके लाया गया था सूरजकली के ही मुकदमे में, और उसी में इस पर गैंगस्टर लगाया गया, उसी में जेल गया। उसी के बाद से ये सारी घटनाएं, बम कांड वगैरह सब कराया। पर ये नहीं पता चला कि सूरजकली की आज तक नहीं मिला, हत्या हुई। अब वो अभी तक नहीं आया, तो अब तो इस दुनिया में है नहीं आया। तो सूरजकली के मुकदमे में 2002 का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक उर्मिला थी, उसकी भी ज़मीन का मामला था, उसी धूमनगंज की, उसका भी मुकदमा कायम हुआ था। मुकदमे ही नहीं कोई, एक तो कोई हिम्मत नहीं करे, हिम्मत करे तो येन केन प्रकारेण अभियोग ही पंजीकृत नहीं होते थे। अच्छा, अभी 101 मुकदमे अतीक के खिलाफ दर्ज थे उसके मरने के पहले। अगर ईमानदारी से मुकदमे दर्ज हो जाते और बिना डर के लोग एफआईआर कराते, तो आपको क्या लगता है कितनी नंबर चले जाते हैं एफआईआर का? अब इसकी संख्या क्या बताएं आपको, कितने मुकदमे होते, ऐसे लोग आप लोगों को भी मिलते होंगे, कुछ कह नहीं सकते। ऐसे लोग मिलते होंगे ना? जिसका इसके पास बिजनेस क्या था, अपराधी तो बिजनेस था। अब फिर वही अपराध के ही माध्यम से टेंडर में, उसमें कोई विभाग नहीं था जो है जहाँ इसके आदेश पर टेंडर न होता था। टेंडर पूलिंग होती थी, और सबसे बड़ा टेंडर तो ये रेलवे के स्क्रैप का लेता था। तो अब कितने मुकदमे होते इसका कोई अनुमान नहीं कर सकते। हम कहते 500 होते तो वो भी कम है, कहते 1000 होते तो भी कम है। रोजे इसका यही काम है था, मारना पीटना, वो करना, दबाना धमाना, अपना आदेश सुनाना। मतलब ईमानदारी से अगर मुकदमे लोग दर्ज कराते तो 1000 से ज़्यादा भी? हाँ बिल्कुल होते। अपराधों की, ये अपराधी जिसका जरिया मास रहा हो, राजनीति में भी कहाँ से आखिर में टेंडर धमका करके, पोलिंग करा करके, वो करा करके, सारा चीज़ करा करके कराता था। तो जो हुए उसका ये हाल है। लेकिन सूरजकली की बात अभी चल रही थी। सूरजकली मजबूती के साथ अपने पक्ष में लड़ती रही, और न्याय ने उसको प्रोटेक्शन दिया, बहुत उसकी मदद की गई है। मदद की गई, जो मदद की पात्र थी, इससे मदद किया गया, और इनको करनी का फल मिला भी, जेल उसके नाते गए। ये तो ज़मीनों का डाकू रहा है, ज़मीनों का डाकू रहा है। आप उठा करके देखिए, सिविल लाइंस में 1999 में रॉयल होटल, उस पर वो चेष्टा किया, उस पर मुकदमा कायम हुआ, कोरी साहूजा ने कायम कराया। बंगाल होटल सागंज थाने के पास, जिसको बुच्चा बिल्डिंग कहते हैं या कुछ इस तरह से, उसको जबरिया कब्जा कर लिया था। फिर जब है हम लोग कार्रवाई, जब लोग जाने कि नियमानुसार कार्रवाई हो रही है बिना डर भय के, तो जो है वो मुरली मनोहर सोनकर ने मुकदमा दर्ज कराया। हाई कोर्ट के पास पाहुजा मोटर वर्कशॉप था, वो कब्जा कर लिया था, लिखा लिया था जबरिया, उसने मुकदमा दर्ज कराया। बमरौली में अब इसमें चड्ढा लान एक चल रहा है, पहले वो जो है अपना गांव या कुछ किसी नाम से था, एक चड्ढा का काफ़ी ज़मीन थी, बागों, वो धोखाधड़ी करके अपने नाम करा लिया था, उस पर मुकदमा कायम हुआ तो उसको ज़मीन मिली। तो ये सब रिस्टोर कराया गया। और तो और जो सरकार सपा की थी, 2000 मेरी समझ से 6-7 की बात है या 5 की बात है, 6-7, पहले स्टॉकिज के पीछे करोड़ों की ज़मीन थी, उसको कब्जा कर लिया था। और जब स्टेट गवर्नमेंट से कार्रवाई नहीं हुई तो गांधी जो है वो उन्होंने केंद्र सरकार से किया। जब मैडम सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप किया, और जहाँ तक मुझे जानकारी है रीता बहुगुणा जोशी इसमें आई, तब जा कर के वो ज़मीन उनको वापस हुई। और वो उसका एक प्रयोग था। उसके बगल में जो है जहाँ अमर उजाला है, वहाँ भी गांधी परिवार की ज़मीन है, वो भी वो हड़प करता। गांधी परिवार की ज़मीन हड़प करने की हिम्मत गांधी
सोनिया गांधी नहीं, ये रजत क्या नाम था, रजत गांधी मेरी समझ से जहाँ तक है। तो पैलेस टाकीज है, आप कभी जाके देखिएगा, उसके पीछे बड़ी ज़मीन, वो तो फिर ज़मीन है ज़मीन, ज़मीन है ज़मीन, ज़मीन का ज़मीन, ज़मीन का ज़मीन, ज़मीन और ज़मीन में ही इसका। अब मैं उसको स्पष्ट बता नहीं पाऊँगा, मेरे पास वो रेफरेंस नहीं है। इसने गाज़ियाबाद या कहाँ का मामला है, एक फैक्ट्री को कब्जा किया था, उस फैक्ट्री के बारे में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल हुई थी, तब जा कर के उस फैक्ट्री वाले को रिलीफ मिली थी। वो रेफरेंस मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैं इस जनपद में तैनात नहीं था, लेकिन वो उस फैक्ट्री उसमें करीब करीब 1000 करोड़ की थी। और तो और अब रिकॉर्ड इन पर है कि नहीं है, रेलवे में है कि नहीं है, ये जो करजन ब्रिज है गंगा जी पर, इसको कबाड़ में लेने का इसने ठेका प्राप्त कर लिया था। पूरे पुल को जो लोहे का पुल आप देखे होंगे, वो भी कहीं से हस्तक्षेप विरोध हुआ तब जा कर के उससे छूटा। किसकी बात करिएगा। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत सर हमने अतीक पर हमले से की थी और अंत भी अतीक पे हमले पे करते हैं। जो घटना हुई है यहाँ प्रयागराज में अतीक के ऊपर, इस हमले को कैसे देखते हैं? चूँकि आप बड़े इस हमले को मैं देख तो रहा हूँ, मेरी दृष्टि बड़ी साफ है, लेकिन मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि न्यायिक आयोग का गठन हो चुका है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी दृष्टि पूरी साफ है। बताना नहीं चाहते हैं? कैसे बताऊँ? हैरानी हुई देख कर कि जिस प्रयागराज में अतीक अहमद को देख कर के कोई कुछ बोल नहीं पाता था, उसी प्रयागराज में अतीक अहमद पर हमला होता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसकी भाई की समय जो है के गाल में सब समा जाते हैं। हैरानी हुई खबर देख के। समय के गाल में सब समा जाते हैं। यही व्यक्ति की भूल होती है कि मैं और मेरा कुछ नहीं होगा। काल का गाल निगल लिया, काल का गाल सबको निगलेगा, उसके ग्रास से कोई बच नहीं सका है। तो लालजी शुक्ला साहब को आप सुन रहे थे, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, लंबे समय तक प्रयागराज में रहे और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में अतीक अहमद को उभरते हुए, अतीक को अतीक बनते हुए देखा और आज अतीक अहमद मारा जा चुका है, न्यायिक आयोग का गठन हो चुका है, जांच जारी है। लेकिन ये भी सच है कि अतीक अहमद ने जिस तरह से अपराध में अपने हाथ यहाँ प्रयागराज में आजमाए थे, उसकी वजह से उसको बहुत दौलत मिली, शोहरत मिली, नफ़रत भी मिली और इस बीच में अतीक अहमद की मौत के बाद फ़िलहाल कार्रवाई जारी है और लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और यही प्रतिक्रियाएं जानने के लिए हम प्रयागराज में मौजूद हैं। मैं और जेरी चलेंगे, कुछ और किरदारों से मिलेंगे, कुछ और ऐसे लोगों से बात करेंगे। फ़िलहाल देखते रहिए द ललन टॉक।